हेलो दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार हम लोग किताब से सीधे तौर पर ना पढ़कर आपको यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में अध्यायों को कवर कराएंगे। इसके पीछे रीज़न ये है, चूँकि किताब से अध्याय को कवर कराने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और कई ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो कि किताब से पढ़ाने पर ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा फैक्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट है, उनको ये समझ में नहीं आता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि एनसीईआरटी के ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें कंटेंट जो या फैक्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन एग्ज़ाम्स में हर टॉपिक से डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वर्तमान समय की डिमांड को पूरा करते हुए हमने ये महसूस किया कि अब आपको कंटेंट जो है नोट्स के फॉर्म में दिया जाए और नोट्स भी जो तैयार किए जाएं उन नोट्स में एनसीईआरटी का कंटेंट तो रहे ही, साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त कंटेंट भी ऐड कर दिया जाए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपकी जो पढ़ाई है आसान हो जाएगी और आप जो है गहनता के साथ किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे और वर्तमान जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप तैयार भी हो पाएंगे। तो ये जो आपका आज का वीडियो है या जो ये सीरीज है, ये यूपीएससी सहित जितने भी अन्य एग्ज़ाम हैं जैसे कि सीटेट है, DSSB है, KBS है या फिर अन्य जो एक दिवसीय एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप में से किसी के मन में ये धारणा नहीं आनी चाहिए कि मयंक सर तो केवल यूपीएससी के ट्यूटर हैं या कंटेंट जो दे रहे हैं वो केवल यूपीएससी के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएस का जो कंटेंट होता है सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन होता है। तो यहाँ पर हम लोग यूपीएससी पे हमारा प्राइमरी फोकस है, लेकिन यूपीएससी के साथ साथ ये कंटेंट जो है सभी एग्ज़ाम को कवर कर रहा है। तो आपको यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। तो आज हमारा अध्याय पहला है। यहाँ पर हम लोग विविधता की समझ को पढ़ेंगे। देखिए, विविधता वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक यूपीएससी मेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। यूपीएससी मेंस का GS1 जो पेपर है उसमें एक सेक्शन है इंडियन सोसाइटी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये इंडियन सोसाइटी वाला सेक्शन है और इंडियन सोसाइटी वाले सेक्शन में डाइवर्सिटी का टॉपिक है। इन डाइवर्सिटी के प्रकार पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रकार की डाइवर्सिटी है? कास्ट बेस्ड, लिंग्विस्टिक, सोशल एंड रिलीजियस, रेस, ट्राइब, एथनिसिटी, कल्चर। चैलेंजेस पोस्ड बाय डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता से क्या क्या चैलेंजेस उत्पन्न होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके GS1 पेपर में पूछी जाती हैं। तो आज का अध्याय न केवल आपके प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आपके लिए मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कंटेंट को डिज़ाइन किया है कि आपके प्री और मेंस दोनों की डिमांड को पूरा किया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं विविधता होती क्या है। देखिए, हम सब लोग अपने आसपास के समाज को बचपन से देखते आ रहे हैं। हमने भारत के बारे में पढ़ा भी है कि भारत विविधताओं वाला देश है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि विविधताएं कैसे हैं। तो कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले अपने परिवार को देखता है। अपने परिवार में जो जो व्यक्ति हैं उन सबको देखता है, जैसे अपने भाई बहन हैं, माता पिता हैं या फिर ताऊ या चाचा या फिर उनके जो बच्चे हैं, कजिन्स जिसको बोला जाता है, उन सबको देखता है। और वो ऑब्जर्व करता है कि सभी लोग जो हैं एक दूसरे से अलग अलग हैं, चाहे वो रंग रूप में हों, फेसेस में हों या उनकी जो चॉइसेस हैं, अभिवृत्तियाँ हैं, वो सबकी अलग अलग होती हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद होती है, किसी को खाने में कोई एक चीज़ अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। एक घर के अंदर ही आप लोग ये सब चीज़ें देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है आर्ट में मास्टर है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छी चित्रकारी करता है, किसी को चित्रकारी बिल्कुल नहीं आती है, कोई बिल्कुल पसंद नहीं करता है, कोई मैथ में विद्वान है तो किसी को मैथ पसंद नहीं है। तो एक परिवार के भीतर ही आप सबसे पहले देखते हैं कि सभी लोगों की जो चॉइसेस हैं, सभी लोगों की जो क्षमताएं अलग अलग हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं, एक परिवार के लोग ही एक जैसे नहीं हैं। सबकी सोचने की क्षमता अलग अलग है, कार्य करने की क्षमता अलग अलग है और रुचियाँ भी अलग अलग हैं। जब बच्चा परिवार से निकलकर पहली बार विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे उससे इंटरेक्ट करते हैं, जिनके धर्म अलग अलग होते हैं, उनके रहन सहन अलग अलग होते हैं, खान पान अलग अलग होते हैं, कई मामलों में भाषा और यहाँ तक कि त्यौहार भी अलग अलग होते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमारे यहाँ पर भाषा की जो बोलियाँ होती हैं, बोलियाँ भी अलग अलग होती हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो आप ब्रज क्षेत्र से जैसे ही आप फर्रुखाबाद, कन्नौज को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर अलग बोली है। थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, लखनऊ साइड में जाएंगे, वहाँ पे अलग बोली है। लखनऊ से पूर्वांचल में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर अलग बोली है। यानी एक ही क्षेत्र में आपको अलग अलग बोली बोलने वाले लोग भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब भिन्नताएं जो हैं ये विविधता कहलाती हैं और यही विविधता जो है भारत को मजबूत बनाती है। तो लोगों के बीच धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार, क्षेत्र आदि के आधार पर होने वाली भिन्नता को विविधता कहते हैं।
और ये भिन्नताएं जो है हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती हैं। रोचक और समृद्ध कैसे बनाती हैं, ये हम विविधता के लाभ में देखेंगे। और इन्हीं भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। यानी भारत में विविधता क्यों है? क्योंकि भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यानी यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर लोगों के रहन सहन अलग अलग हैं। जैसे आप देखते होंगे, नॉर्थ इंडिया के लोगों का रहन सहन अलग है, साउथ के लोगों का रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। खान पान का मतलब नॉर्थ इंडिया के लोगों में जो खान पान में खास जो ट्रेडिशन है, खास जो ट्रेंड है, वो क्या है? रोटी का है। यानी हम लोग अपने आहार में, दैनिक आहार में रोटी खाते हैं। साउथ इंडिया में क्या है? साउथ इंडिया में चावल का चलन है। चावल से बने हुए जो पकवान है वो खाए जाते हैं, जैसे इडली डोसा है या फिर सांभर वगैरह है, ये सब ज़्यादा खाए जाते हैं। तो हमारा खान पान भी अलग है, भाषाएं भी अलग हैं। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया के अधिकांश स्टेट जो है हिंदी भाषा बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम पश्चिम की तरफ जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, गुजराती बोली जाती है। उसके नीचे जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, मराठी बोलने वालों का आपको एक बहुत बड़ा जनसमूह देखने को मिलता है। साउथ में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, वहाँ तमिल लोग बोलते हैं। केरल में मलयालम बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। यानी हर स्टेट में भाषाएं अलग अलग हैं। भाषाएं अलग अलग होने के साथ साथ कुछ कुछ हम लोग क्षेत्रीय जो परंपराएं हैं, क्षेत्रीय जो रीति रिवाज हैं, उनके अकॉर्डिंग त्योहारों को भी मनाते हैं। यानी कई ऐसे त्यौहार हैं जो आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर स्टेट में मनाए जाते हैं, जबकि आपके स्टेट में नहीं मनाए जाते हैं। जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी में गणगौर त्यौहार नहीं मनाया जाता है। गणगौर का उतना ज़्यादा चलन नहीं है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गणगौर त्यौहार एक प्रमुख फेस्टिवल है। तो ऐसे ही हर स्टेट के कुछ कुछ फेस्टिवल जो है प्रमुख फेस्टिवल होते हैं। कुछ स्टेट में वो मनाए जाते हैं, कुछ में नहीं मनाए जाते हैं। तो यही सब जो भिन्नताएं हैं, इनकी वजह से ही भारत में विविधता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि विविधता के लाभ क्या हैं। देखिए, विविधता के जो लाभ हैं ये कई स्तरों पर देखे जा सकते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिगत स्तर पर, यानी किसी इंडिविजुअल के स्तर पर इसके लाभ क्या होंगे। व्यक्ति को नए विचार, सोच और दृष्टिकोण मिलते हैं। देखिए, जब एक ही जैसा समाज होता है, एक ही प्रकार के लोग निवास करते हैं, तो वहाँ पर लोगों की जो सोच होती है संकीर्ण सोच होती है। विस्तृत सोच नहीं होती बल्कि संकीर्ण सोच होती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, ब्रज क्षेत्र से आता हूँ मैं, और मेरा जो खान पान है शाकाहारी है। एक समय तक मेरे मन में धारणा थी कि जो नॉनवेज खाते हैं वो पापी होते हैं, अधर्मी टाइप के लोग होते हैं। लेकिन जब मैं यूपीएससी में आया, मेरा सोचने का, विचार करने का जो क्षमता है वो विस्तृत हुई। मैंने पूरे भारत के भूगोल को पढ़ा, कल्चर्स को देखा, तो समझ में आया कि खान पान जो है भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है। जैसे हम पूर्वांचल की बात करें, बिहार बंगाल की बात करें, तो बिहार बंगाल में क्या है? बिहार बंगाल के लोगों का जो मुख्य आहार है मछली और चावल है। उसके पीछे भौगोलिक परिस्थितियाँ भी काम करती हैं। जैसे वहाँ पर खाने को कुछ ज़्यादा था नहीं, वहाँ पे गंगा नदी बह रही है, और उस गंगा नदी वाले प्रदेश में चावल की खेती होती है, चावल अच्छा खासा होता है। तो लोग, वहाँ के लोग जो थे, चावल की खेती करते थे और गंगा जी से मछलियाँ पकड़कर खाते थे। तो ऐसे करके वहाँ के लोगों का जो मुख्य आहार है वो चावल और मछली बन गया। तो ऐसे ही भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर आप खान पान में अंतर देखते हैं तो उसके पीछे भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियाँ रही हैं। इस वजह से उनके खान पान में अंतर आपको देखने को मिलता है। तो हम जब अन्य समाजों के बारे में पढ़ते हैं, अन्य लोगों के बारे में भी जानते हैं, तो हमारे विचार, नए विचार हमारे मन में आते हैं। हमारी सोच और हमारा दृष्टिकोण जो है काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो जाता है। अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं से सीखकर दृष्टिकोण जो है हमारा व्यापक होता है। यानी हम लोग केवल और केवल अपनी संस्कृति को अगर फॉलो करेंगे तो कि हमें क्या लगेगा कि भाई अन्य जो संस्कृतियाँ हैं वो निकृष्ट हैं। लेकिन जब हम समझने लगते हैं कि भाई हर संस्कृति अपने आप में यूनिक है, हर संस्कृति का अपने आप में महत्व है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे यहाँ छठ पूजा का चलन नहीं है, लेकिन पूर्वांचल से लेकर बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ छठ पूजा का अच्छा खासा चलन है। तो कोई हमारे साइड का व्यक्ति अगर ऐसा कहता है छठ पूजा बेकार त्यौहार है, तो उसकी सोच संकीर्ण है। अगर व्यापक सोच होगी तो हम हर परंपरा का, हर कल्चर का सम्मान करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें भारत के हर कल्चर को समझना है, हर परंपरा को जानना, उसका सम्मान करना है। देखिए, व्यक्ति में इससे रचनात्मकता आती है और नवाचार की क्षमता बढ़ती है, यानी नए विचार आते हैं। सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव आते हैं? समाज में जब विभिन्न प्रकार के समुदाय, विभिन्न प्रकार के लोग मौजूद होते हैं, तो समाज में सहिष्णुता और भाईचारा को बढ़ावा मिलता है। कई बार स्थिति जो है इसके विपरीत भी होती है, उसकी भी हम बात करेंगे कि विपरीत क्यों हो जाती है। आपसी सहयोग और सामूहिक विकास का माहौल बनता है, यानी हम सब मिलकर अपनी उन्नति करना चाहते हैं। समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है, यानी हमारे समाज में मौजूद कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो कि हाशिए पर मौजूद हैं, उनकी उन्नति के लिए भी विचार विमर्श किए जाते हैं, उनकी उन्नति के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। तो समानता और सामाजिक न्याय को भी इसमें बढ़ावा मिलता है। संगठन या कार्यस्थल पर क्या बदलाव आते हैं? देखिए, जब किसी कार्यस्थल पर, जैसे हम बात करें किसी प्रशासनिक सेवा की बात करें, या किसी नीति को, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी पॉलिसी को बनाना है,
तो पॉलिसी बनाने के लिए मान लीजिए वो नॉर्थ इंडिया के लोग शामिल कर ले पॉलिसी बनाने के लिए, साउथ वालों को शामिल ना करें, तो क्या होगा? तो ये होगा कि नॉर्थ वालों की जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनेगी और वो नॉर्थ के लोगों की डिमांड को तो फुलफिल करेगी, लेकिन साउथ के लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो बेहतर ये होगा कि जब लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से निकल कर आएंगे, अपने अपने विचारों को वहाँ पर रखेंगे, तो हम लोग पूरे भारत को उसमें समेटते हुए पॉलिसी बना पाएंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग नए विचार और समाधान लाते हैं, टीम वर्क और नवाचार में सुधार होता है, यानी ये लोग टीम वर्क की तरह काम करते हैं और नवाचार में सुधार होता है। विविधता जो है संगठन को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है। हम जो है जो ग्लोबल कंपटीशन है उसके लिए तैयार होते हैं। हमारे यहाँ जब अलग अलग चिंतन करने वाले लोग होते हैं, अलग अलग तरह के स्किल वाले लोग होते हैं, तो हम ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अपने अपने विचार रखकर लोग जो है नए नए आविष्कार करते हैं, नए नए विचार प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? विविध संस्कृति देखने को मिलती है, भाषा, कला और परंपराएं जो हैं ये राष्ट्र की पहचान और गौरव बनती हैं। आपने देखा होगा कि भारत हमारा बहुत ज़्यादा विकसित देश नहीं है, विकासशील कैटेगरी का देश है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में फॉरेनर्स आते हैं। क्यों आते हैं? ये आपके मन में भी आया होगा, क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिफाइड कल्चर है, विभिन्न प्रकार का कल्चर है। लोग राजस्थान देखने के लिए आते हैं, साउथ के स्टेट को देखने के लिए आते हैं, हमारे यहाँ के मंदिरों को देखने के लिए आते हैं, हमारे यहाँ का जो खान पान है उसका मजा लेने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता वाला देश है। और यूरोप के देशों में जैसी भारत में विविधता है उस तरह की विविधता यूरोप के देशों में नहीं है। इसी वजह से फॉरेनर्स जो हैं भारत को अपने डेस्टिनेशन का पहला अपने डेस्टिनेशन का पहला स्थान मानते हैं कि भाई हमारी जर्नी का पहला स्थान भारत होगा, जहाँ से हम अपना टूर स्टार्ट करेंगे। पर्यटन, साहित्य, कला और शिक्षा का विकास होता है। भाई जब फॉरेनर्स लोग हमारे यहाँ आते हैं तो पर्यटन का विकास होता है, साहित्य का विकास भी होता है। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, अलग अलग साहित्यों को, रचनाओं को पढ़ते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ऐसे करके पर्यटन, साहित्य, कला और शिक्षा का विकास होता है। राष्ट्र अधिक लचीला और मजबूत बनता है, क्योंकि इसमें सबके समावेशी विचार होते हैं, किसी एक के विचारों को थोपा नहीं जाता है। यहाँ पर सबके मिले जुले विचार होते हैं, इसलिए राष्ट्र जो अधिक लचीला मजबूत बनता है, क्योंकि इसमें अलग अलग विचार और प्रतिभाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए राष्ट्र जो है लचीला होता है और मजबूत बनता है। विविधता कई बार चैलेंजेस भी क्रिएट करती है, भेदभाव को भी बढ़ावा देती है। हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनको देखकर या पढ़कर आपके मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि काश पूरे भारत का एक ही धर्म होता, पूरे भारत की एक ही भाषा होती, काश पूरे भारत में कोई जाति प्रथा नहीं होती, तो हमारा भारत कितना सुंदर होता, कितना अच्छा होता। हमारे भारत में कोई भेदभाव नहीं होता, हमारे भारत में कोई टकराव नहीं होता। इस तरह के विचार आपके मन में कभी ना कभी जरूर आए होंगे। जैसे आप लोग वर्तमान में देखते हैं कि अभी वर्तमान में हिंदू बनाम मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदुओं के मन में मुसलमानों को लेकर नफरत डाली जा रही है, ऐसी मुसलमानों के मन में ये नफरत भरी जा रही है कि भारत में आपकी स्थिति अल्पसंख्यक दर्जे की है। आपने तो पहले ही पाकिस्तान की डिमांड कर ली थी, पहले ही आपने पाकिस्तान नामक एक अलग इस्लामिक देश की डिमांड पहले ही कर ली थी, तो आप तो भारत में रहने लायक नहीं हो, आपको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। कुछ मुसलमान भी ऐसा सोचने लगे हैं कि वास्तव में भारत उनका देश नहीं है, वो तो पाकिस्तान ही उनका देश है, वो गलती से भारत में रह रहे हैं। तो इस तरह के जो विचार हैं ये कहीं ना कहीं समाज में भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, और जब ये भेदभाव बढ़ता जाता है तो ऐसे में दोनों समुदायों के बीच में टकराव क्रिएट होता है। फिर एक ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि दोनों समुदाय जो है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति जो है भाषा को लेकर भी है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कुछ गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा को लेकर जिस तरह से टकराव हो रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, इन राज्यों ने एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि वो किसी भी भाषा को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो हिंदी भाषा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने पब्लिकली ये उद्घोषणा की कि महाराष्ट्र में रहने वाले जो गैर मराठी लोग हैं, खास करके हिंदी भाषा वाले लोग हैं, अगर उनको मराठी भाषा आती होगी तभी वो महाराष्ट्र में रह सकते हैं, तभी वो महाराष्ट्र में काम कर सकते हैं। अगर महाराष्ट्र में मराठी भाषा में वो बात नहीं करते हैं तो उनको मार पीट कर उनको यहाँ से भगा देना चाहिए। उसके बाद आपने देखा है सोशल मीडिया पर कैसे वीडियो की या कंट्रोवर्सी की लंबी लाइन लग गई, तमाम अपने वीडियो देखे जिसमें मारपीट की गई, अभद्रता की गई। ऐसी तमिलनाडु का हाल है, कर्नाटक का हाल भी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं, उनके अंदर किसी दूसरे समाज को या किसी दूसरी भाषा को एक्सेप्ट करने की क्षमता ही नहीं है, वो अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाने में लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो भारत में चाहे हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, सब भारतीय भाषाएं हैं। महाराष्ट्र वाले, तमिलनाडु वाले, कर्नाटक वाले, ये सब लोग अंग्रेजी को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को एक्सेप्ट करने में इनको दिक्कत होती है, क्योंकि इनकी मानसिकता संकीर्ण है। इनके अंदर एक
वही भाव आ गया है कि हमारी भाषा श्रेष्ठ है, हिंदी भाषा यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। इस वजह से यहाँ पे लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। तो वास्तविकता में देखा जाए तो विविधता जो है स्वयं में बुरी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी सही दृष्टिकोण और प्रबंधन ना हो तो यह भेदभाव और विभाजन को जन्म दे सकती है। जैसे जाति, धर्म या भाषा आधारित विभाजन, यानी जब लोग अपनी पहचान को श्रेष्ठ मानने लगते हैं तब जाति, धर्म या भाषा आधारित विभाजन होता है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में भी देखा है। जाति व्यवस्था के बारे में आपने बचपन से पढ़ा है। जाति व्यवस्था भारत में असमानता का एक प्रमुख उदाहरण है। जाति व्यवस्था में समाज को जो है अलग अलग समूहों में डिवाइड किया गया है और जाति व्यवस्था के बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, यानी लोग जिस तरह का काम करते थे वही उनकी जाति बन गई। शुरुआत में जातियां जो थीं वो उनके काम के आधार पर थीं, लेकिन बाद के समय में जातियां जो थी आनुवांशिक हो गईं, यानी लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति अगर कुम्हार जाति में पैदा हुआ है तो उसकी आजीवन जाति कुम्हार ही रहेगी। कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है तो उसकी आजीवन जाति ब्राह्मण ही रहेगी। तो जाति व्यवस्था जो है एक असमानता का प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर लोग केवल और केवल अपनी जातिगत पहचान को ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं। दूसरी जातियों को लेकर उनके अंदर एक हीन भावना रहती है। जैसे आपने देखा है कुछ उच्च जातियाँ हैं जो कि निचली जातियों से नफरत करती हैं। तो ऐसे में एक जातिगत विभाजन स्टार्ट हो जाता है, जातिगत टकराव भी यहाँ पर होने लगते हैं। अशिक्षा और संकीर्ण सोच, सबसे बड़ा कारण क्या है? अशिक्षा और संकीर्ण सोच का कारण है। ये लोग जो है शिक्षित नहीं है और संकीर्ण सोच से ग्रसित हैं, यानी विभिन्नताओं को सम्मान देने के बजाय उन्हें कमजोरी समझा जाता है। लोगों को लगता है कि वास्तविकता में एक ही भाषा होनी चाहिए थी, अगर एक भाषा रहती तो दिक्कत होती नहीं, एक ही जात रहती तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम अपनी बात मनवा पाते। यानी लोग दूसरों की भाषाओं को, दूसरों की भावनाओं को सम्मान नहीं देना चाहते हैं, वो केवल अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो इस वजह से लोगों के बीच में टकराव होता है। इसके अलावा आर्थिक असमानता भी है। आर्थिक असमानता भी जो है भेदभाव को जन्म देती है। जैसे आपने देखा होगा कि समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके हाथ में स्टार्टिंग से अच्छे खासे संसाधन रहे हैं, तो संसाधन होने की वजह से वो लोग संपन्न हैं, वर्तमान में उनकी जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। जबकि समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो शुरुआत से ही हाशिए पर रहे हैं, उनके हाथ में संसाधन नहीं रहे हैं, तो वर्तमान में उनकी स्थिति जो है बहुत दयनीय है, वो गरीबी की स्थिति में है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई भी गई है कि अलग अलग वर्गों के बीच प्रतिस्पर्धा और असंतोष पैदा होता है। समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो गरीब हैं और जिनकी जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान की जो नीड है, ये भी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इन लोगों को विविधता नहीं माना जाएगा, ये भेदभाव में आ जाएगा। ये विविधता नहीं है बल्कि गैर बराबरी या असमानता का रूप है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई भी गई है कि ये विविधता का रूप नहीं है बल्कि असमानता या गैर बराबरी का रूप है। इसलिए अमीरी और गरीबी जो है ये विविधता का रूप नहीं है। यानी आप लोग कभी भी विविधता को एक्सप्लेन करें तो वहाँ पे गरीबी और अमीरी को विविधता का रूप नहीं दर्शाएंगे बल्कि ये गैर बराबरी और असमानता का रूप है। इसके अलावा राजनीतिक लाभ, कई बार आपने देखा होगा कि जो राजनेता हैं अपने वोट बैंक के चक्कर में, चुनाव जीतने के चक्कर में जातिगत या धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं ताकि उनका राजनीतिक लाभ पूरा हो सके, उनके स्वार्थ की सिद्धि हो सके। इस वजह से भी टकराव को या भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक पूर्वाग्रह, सामाजिक पूर्वाग्रह में मतलब लोग पहले से ही अपनी जात को लेकर या किसी अन्य जात को लेकर धारणा बनाकर रखते हैं। लोग हम बनाम बे की मानसिकता पाल लेते हैं कि हम तो महान हैं, फलानी जाति वाले के तो परिवार वाले ये करते थे, उनकी जाति वाले तो आज से 500 साल पहले ये करते थे, वो करते थे, वर्तमान में भी उनकी जाति वालों को यही करना चाहिए। तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, सामाजिक पूर्वाग्रह की जो भावनाएं होती हैं, ये समाज को एकीकृत नहीं होने देती हैं, सबको एक साथ एकजुट नहीं होने देती हैं, बल्कि भेदभाव और टकराव को जन्म देती हैं। अब है विविधता के कारण। देखिए, आपकी किताब में विविधता के दो मुख्य कारण बताए हैं। इसमें एक तो भौगोलिक कारण है और दूसरा ऐतिहासिक कारण है। भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों के अलावा कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है और वैज्ञानिक कारण है। भौगोलिक कारण की बात करें तो किसी भी स्थान की जलवायु, वहाँ की स्थलाकृति, वहाँ पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करती है। जैसे भारत की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर भारत के जो हिमालयी राज्य हैं वहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो सर्दी ज़्यादा पड़ने की वजह से वहाँ के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, ऐसा भोजन खाते हैं जिससे कि उनके शरीर में गर्मी बनी रहे। वहीं अगर हम साउथ के राज्यों की बात करें, उन राज्यों की बात करें जो कि समुद्र तट के किनारे हैं, तो वहाँ की जलवायु कैसी है? वहाँ की जलवायु सम जलवायु है, ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो वहाँ के लोगों की जीवन शैली में गर्म कपड़े नहीं होते हैं। ऐसे ही अगर हम जलवायु की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत में
कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें मानसून के सीजन में वर्षा होती है, और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनमें पूरे साल भर ना के बराबर वर्षा होती है। तो इस वजह से वहाँ के लोगों की जो जीवन शैली है, रहन सहन है, उनका व्यवसाय है, उसमें अंतर देखने को मिलता है। जैसे हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा साधन ना होने की वजह से पहाड़ी राज्यों के लोग जो है अधिकांशतः पशुओं का पालन करते हैं। ऐसे थार डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट में भी खेती संभव नहीं है, तो वहाँ के लोग भी पशु पालते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में मोटे अनाजों की खेती की जाती है, क्योंकि मोटे अनाज को उगाने के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। वहीं ऐसे इलाके जहाँ पे अच्छी खासी वर्षा प्राप्त होती है वहाँ पर चावल की खेती की जाती है, खास करके गंगा के मैदान में, दक्षिण भारतीय राज्यों में। तो जलवायु, पर्वत, रेगिस्तान, मैदान और समुद्र जो हैं ये जीवन शैली को अलग बनाते हैं। जैसे केरल की बात करें तो केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती को संभव बनाया। वहीं जो लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति है और यहाँ पैदा होने वाली ऊन जो है, इसने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख से कई दर्रे निकलते हैं, कई दर्रे चीन के लिए या तिब्बत के लिए निकलते हैं। तो जो मध्य एशिया के व्यापारी थे लद्दाख से होते हुए चीन या फिर तिब्बत की यात्रा करते थे। तो ऐसे करके ट्रेड रूट में बीच में आने की वजह से ये स्थान व्यापारियों की पहली पसंद बन गया। इसके अलावा यहाँ पर पश्मीना ऊन की पैदावार भी होती है, तो व्यापारियों का ध्यान उस पर भी गया, तो यहाँ पर ऊन का भी ट्रेड होने लगा। तो इसी वजह से, विशेष भौगोलिक स्थिति की वजह से और ऊन की पैदावार की वजह से व्यापारी जो है लद्दाख की ओर चले आए। ऐतिहासिक कारण की बात करें तो ऐतिहासिक कारण में आक्रमण आ जाता है, युद्ध आ जाता है, व्यापार और प्रवास आ जाता है। तो ये सभी जो कारक हैं ये संस्कृतियों का मेल कराते हैं। जैसे आक्रमण की बात करें तो अगर हम वर्तमान विश्व को उठाकर देखें तो वर्तमान में जैसे कि रसिया यूक्रेन वार है, इजराइल फिलिस्तीन वार है, तो आपने देखा होगा कि इन युद्धों के दौरान कई ऐसे नागरिक हैं जो अपने देश को छोड़ गए हैं, अन्य देशों में पलायन कर गए हैं और वो वहीं के नागरिक बन गए या वहीं पर अस्थायी रूप से निवास करने लगे। तो जब व्यक्ति जो है अपने मूल देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाएगा तो अपने साथ अपने कल्चर को भी ले जाएगा और जिस देश में वो निवास करेगा वहाँ के कल्चर को भी कुछ कुछ एडॉप्ट कर लेगा। ऐसे ही व्यापार और प्रवास है, यानी जब व्यापार होता है तो व्यापार में क्या होता है, जो नई चीज़ें हैं, नई संस्कृतियाँ हैं या जो नए विचार हैं उनका आदान प्रदान होता है। तो एक मिक्स कल्चर या मिश्रित संस्कृति का उदय होता है। तो यहाँ पर वो बताया भी गया है कि जैसे कि लद्दाख और केरल के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर चीन और अरब से आने वाले जो व्यापारी हैं, इन्होंने इन क्षेत्रों को प्रभावित किया है। सांस्कृतिक कारण में जैसे कि विभिन्न धर्म हैं, भाषाएं हैं, उनकी परंपराएं हैं, ये सभी प्रभावित करती हैं। आर्थिक कारण में कृषि, उद्योग और सेवाओं की भिन्नता, ये भी विविधता को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक कारण में जो विभिन्न शासकों की नीतियाँ और उनके प्रभाव जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक कारण भी इसमें जुड़ जाता है। तो शिक्षा और तकनीकी विकास का जो असमान प्रसार है, ये भी कहीं ना कहीं विविधता को बढ़ावा देता है, विविधता में असमानता का घालमेल करता है। अब हम यहाँ पर भारत में विविधता के बारे में जानेंगे कि भारत में विविधता कैसे पाई जाती है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत विविधताओं वाला देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और हमारे यहाँ लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। आपको पता ही होगा भारत में लगभग अगर देखा जाए तो 1600 से ज़्यादा भाषाएं हैं। अनऑफिशियल की बात करें 1600 से ज़्यादा भाषाएं हैं। हालांकि उनमें से कुछ भाषाओं को जो है जनगणना 2011 की जो रिपोर्ट है उसमें मुख्य भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी कि जनगणना 2011 की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत में 121 मुख्य भाषाएं हैं। 121 मुख्य भाषाएं कौन सी हैं? ऐसी भाषाएं जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से ज़्यादा है। तो ऐसी भाषाओं की संख्या जो है 121 है। वैसे तो हमारे यहाँ लगभग 1600 भाषाएं हैं, भाषाओं की बोलियां भी हैं, उनकी उपबोलियां भी हैं। और इन 121 मुख्य भाषाओं में से 22 भाषाओं को भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें शामिल किया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है हिंदी है। अच्छा, आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट में। सेकंड नंबर पर भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, सेकंड नंबर पर कौन सी भाषा आती है ये आपको कमेंट में बताना है। भारत में जो है सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या फिर अन्य धर्मों में पारसी वगैरह, ये सब लोग हमारे भारत में रहते हैं। हर राज्य की बात करें तो अलग अलग राज्यों में और वहाँ के जो समुदाय हैं उनके पारंपरिक परिधान हैं। यानी हर राज्य में आपको उनके पहनावे में अंतर देखने को मिल जाएगा। उनकी संस्कृति और पहचान उनके कपड़ों से प्रसिद्ध होती है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, मणिपुर में महिलाएं जो हैं फनेक नामक एक पारंपरिक परिधान पहनती हैं, जो कि एक प्रकार की स्कर्ट है। देखिए आप देख पा रहे हैं, ये मणिपुर का परिधान है फनेक।
तो ये यहाँ का पारंपरिक परिधान है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि फनेक किस राज्य का पारंपरिक परिधान है। फनेक एक बेसिकली स्कर्ट टाइप एक कपड़ा है जिसको कमर से लपेटा जाता है, और ये एक पारंपरिक परिधान है जिसको मणिपुर की महिलाएं पहनती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे जो तौर तरीके हैं, हमारा जो मिलने जुलने का तरीका है, उसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में राज्य जो है वहाँ पे वड़क्कम कहा जाता है, हमारे यहाँ पर नमस्ते, राम राम, इसका कॉमन चलन है। ऐसे ही अगर हम आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, खास करके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो एक दूसरे को अभिवादन में जोहार कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो मेल जोल का तरीका है या फिर हमारे यहाँ जो अभिवादन का तरीका है उसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है। देखिए, भारत की जो विविधता या अनेकता है इसको उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं, हमारी ताकत है ये। अब ताकत का उदाहरण आपने स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में देखा होगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे भारत के लगभग सभी वर्ग, जिसमें महिला, पुरुष, युवा, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अंग्रेजों से जम के लड़ाई लड़ी, अपने देश को आज़ाद कराया। तो यहाँ पे वही बात बताई भी गई है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। नेहरू ने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज किताब किसने लिखी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही अनेकता में एकता का स्लोगन दिया था, या विविधता में एकता का स्लोगन इन्होंने ही दिया था। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं, राष्ट्रगान जनगण मन हमारे देश का राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। ये भी एक भारतीय एकता की अभिव्यक्ति करता है। राष्ट्रगान में आपने देखा होगा कि उसमें जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हैं उनका जिक्र किया गया है, जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ का मतलब साउथ, उत्कल का मतलब उड़ीसा, बंग का मतलब बंगाल वाला रीजन या पूर्वोत्तर रीजन, इन सब का उल्लेख इसमें किया गया है। और ये राष्ट्रगान हमारा दर्शाता है कि भारत जो है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक एक है। राष्ट्रगान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर और बताए गए हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया था। संविधान सभा ने हिंदुस्तान के राष्ट्रगान को राष्ट्रगान के रूप में इसे जो है, यानी ये जो सामूहिक गान है, इसको जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसको अपनाया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे राष्ट्रगान को किस दिन अपनाया गया था। हमारे राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। आपको पता होगा कि राष्ट्रगान की जो गायन अवधि है वो 52 सेकंड होती है, यानी इसको 52 सेकंड में गाया जाता है। अब हम बात करेंगे भारत के उन क्षेत्रों की जहाँ के भौगोलिक और ऐतिहासिक अनुभवों ने उन क्षेत्रों की विविधता को और ज़्यादा समृद्ध बनाया है। तो इसमें हम लोग लद्दाख और कश्मीर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। देखिए, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये लद्दाख रीजन है। लद्दाख जो है वर्तमान में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि एक यूनियन टेरिटरीज है, और ये जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व में अवस्थित है। देखिए, लद्दाख जो है भारत का एक शीत रेगिस्तानी इलाका है, यानी भारत का एक शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थार मरुस्थल जो है भारत का एक गर्म मरुस्थल है, जबकि लद्दाख जो है भारत का एक शीत मरुस्थल है। चूंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है तो यहाँ पर बारिश तो बिल्कुल होती नहीं है। इसके अलावा लद्दाख की जो अवस्थिति है ऊंचाई पर है, पहाड़ियों की ऊंचाई पर ही बसा हुआ क्षेत्र है। तो इस वजह से यहाँ पर पूरे साल ये क्षेत्र जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहाँ के लोग जो हैं एक विशेष किस्म की बकरी पालते हैं, यानी ये चांगथांगी किस्म की बकरी को पालते हैं, जिससे कि इन्हें पश्मीना ऊन मिलता है। और लद्दाख के लोग इस ऊन को इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो मुख्यतः जो कश्मीर के लोग हैं वो पश्मीना शॉलें बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पश्मीना ऊन की जो पैदावार है वो लद्दाख रीजन में की जाती है, जबकि जो पश्मीना शॉलें हैं वो कश्मीर के बुनकर बनाते हैं। चूंकि यहाँ पर खेती तो हो नहीं सकती है, तो यहाँ के लोग जो हैं पशुओं में ही अपना भोजन संचित करते हैं। तो यहाँ के लोगों के पास गाय, बकरी और याक होते हैं, और ये इनसे मिलने वाले उत्पाद जैसे कि मक्खन, चीज़ और मांस को खाते हैं। देखिए, लद्दाख में कई घाटियाँ हैं, और इन घाटियों से गुजरकर मध्य एशिया के जो व्यापारिक काफिले हैं ये उस इलाके में पहुँचे थे जिसे आज हम लोग तिब्बत कहते हैं।
देखिए, आप लोगों ने तिब्बत के बारे में सुना होगा कि तिब्बत का अधिग्रहण चाइना ने अनाधिकृत तरीके से कर लिया है। तो कभी प्राचीन समय में यहीं से मध्य एशिया के व्यापारी जो काफिले थे वो तिब्बत की ओर जाते थे, क्योंकि इसमें कई घाटियां, कई दर्रे लद्दाख में से होकर जाते हैं। और ये काफिले जो है अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियां आदि लेकर जाते थे। तो ऐसे करके भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से ये एक समृद्ध ट्रेड रूट का केंद्र बन गया था। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो है तिब्बत पहुंचा है, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। छोटा तिब्बत ये इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, यहाँ की जो भाषा है, यहाँ का जो धार्मिक विश्वास है, वो तिब्बत से मिलता जुलता है। इसी वजह से लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का जो है इस्लाम धर्म से भी परिचय हुआ है, यानी यहाँ पर इस्लाम को मानने वाले और बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी यहाँ पर निवास करते हैं। तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, जो कि लद्दाख में भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। और केसर सागा के स्थानीय रूप को यहाँ के मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग अपनी स्थानीय भाषा में गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो ये हमने लद्दाख के बारे में जान लिया है। अब हम बात करते हैं भारत के केरल राज्य की। देखिए, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये भारत का केरल राज्य है। केरल की अगर अवस्थिति की बात करें तो केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। आपको दिशाओं का ज्ञान तो होगा। इस साइड में आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका नॉर्थ है, और नीचे आपका साउथ है। तो केरल कहाँ पड़ रहा है? केरल पड़ रहा है दक्षिण में और पश्चिमी इलाके में, यानी इस साइड में पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये साउथ वेस्ट बोला जाएगा। यानी केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित एक राज्य है। ये एक तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका एक हिस्सा जो है समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ इसके जो है पहाड़ियाँ हैं। इस साइड में इसके पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ी होने की वजह से इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची या फिर अन्य प्रकार के जो मसाले वो यहाँ पर उगाए जाते हैं। और इन सभी मसालों की वजह से ये क्षेत्र जो है व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक बना है। ये प्राचीन काल में जो भी यूरोप के लिए मसाला का व्यापार होता था उसमें केरल का अहम योगदान था, क्योंकि यहाँ पर पैदा होने वाले जो भी मसाले थे वो यूरोप के देशों में भेजे जाते थे। तो इसी वजह से जो व्यापारी हैं वो इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए हैं और यहाँ पर आकर बस गए हैं। इब्न बतूता के बारे में बताया गया है। देखिए, इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था और इसने करीब 700 साल पहले यहाँ की यात्रा की थी। और इसने अपने वृत्तांत में ये लिखा है कि यहाँ के मुसलमानों का जीवन कैसा है। इसने बताया है कि यहाँ पर जो मुसलमान आकर बस गए हैं उनका जीवन काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी खुशहाल जीवन है। ऐसा इसने अपने वृत्तांत में बताया है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत हैं संत थॉमस, ये लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे और भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय भी संत थॉमस को ही जाता है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार ये पूछा गया है कि भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसको जाता है, कि ईसाई धर्म के जो धर्मदूत हैं संत थॉमस, इनको जाता है। आपको पता होगा कि वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में केरल के कालिकट तट पर पहुंचा है। और जब ये यहाँ पर पहुंच गया है तो पुर्तगालियों ने यूरोप से लेकर भारत तक के समुद्री रास्ते को खोज लिया है। इस वजह से, इस रास्ते की वजह से जो है यूरोप से सीधा भारत तक का जो जुड़ाव है वो हो गया है और व्यापार अब आसान हो गया है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों की वजह से केरल के लोग जो हैं ये विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए थे, यहाँ पर जो व्यापारी आए थे, वो केवल व्यापार करने नहीं आए थे, समय के साथ साथ यहाँ पर रुक भी गए, यहाँ पर बस भी गए। तो यहाँ पर न केवल भारतीय लोग बल्कि यहाँ पर विदेशों से आए लोग भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। उनके भी रीति रिवाज, तौर तरीके आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इन सभी का यहाँ पर मिश्रण हो गया है और एक मिश्रित संस्कृति का यहाँ पर उदय हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर विभिन्न धर्मों को पालन करने वाले लोग रहते हैं, जिनमें कि यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग शामिल हैं। इसके अलावा चीन के व्यापारी भी केरल पे आए थे। देखिए, चीन के व्यापारी यहाँ पर जब आए हैं तो चीन के व्यापारी भी अपनी कुछ तकनीक यहाँ पर लेकर आए हैं और उस तकनीक को उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को सिखाया है। यहाँ पर जो मछली पकड़ने वाले जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहा जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोगों ने जो ट्रैप बनाने की जो तकनीक है या जो मछली का जाल बनाने की जो तकनीक है चीन वाले लोगों से सीखी है, और चीन वाले लोगों की तरह ही यहाँ के लोग भी मछली वाले जाल बनाते हैं। तो उन जालों को चीना वाला कहा जाता है। इसके अलावा मछलियों को तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन बर्तनों को चीना चट्टी कहा जाता है। यानी ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना की संस्कृति का केरल की संस्कृति के साथ आदान प्रदान हुआ है और लोगों ने, केरल के लोगों ने चाइना के जो बहुत से तौर तरीके, रीति रिवाज थे उनको अपनाया है। तो यहाँ पर जो तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, मछली वगैरह तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उनको चीना चट्टी कहा जाता है। देखिए, केरल की ज़मीन काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है।
आपको पता ही होगा कि सबसे पहले मानसून का आगमन भारत में केरल राज्य में ही होता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है। तो केरल की जो ज़मीन है उपजाऊ है, और यहाँ की जो उपजाऊ ज़मीन है और जलवायु अनुकूल होने की वजह से, यानी जलवायु जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, इसलिए यहाँ पर चावल की खेती खूब की जाती है। यहाँ के अधिकतर लोग जो है मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ओणम जो है ये केरल का सबसे फेमस और सबसे बड़ा त्यौहार है। इसे जो है केरल का राष्ट्रीय पर्व भी कहा जाता है, यानी ओणम को जो है केरल का राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। और इसे जो है फसल कटाई पर्व भी कहते हैं, यानी फसल कटाई के बाद ये मनाया जाता है। इस त्यौहार में बहुत सारी गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, और इस त्यौहार का सबसे एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। आपने देखा होगा कि लंबी लंबी नाव होती है, उनकी रेस यहाँ पर की जाती है, जिसको वल्लम कल्ली कहा जाता है। नाव प्रतियोगिता को यहाँ पर वल्लम कल्ली कहा जाता है। तो देखिए, इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है, और हम इसी तरह से नोट्स के फॉर्म में ही आगे के अध्याय भी कवर करेंगे। आपको अध्याय के साथ साथ जो एमसीक्यू की सीरीज है वो भी दोबारा से देखने को मिलेगी, जिसमें कि हम सीटेट वगैरह या अन्य एग्जाम में आए हुए प्रश्न जो हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और आप यहाँ पर सर्च भी करेंगे स्टडी विद मयंक के नाम से, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप जो टेलीग्राम बोट है उस पर अगर संपर्क करेंगे तो आपको इसके नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। नोट्स के साथ साथ इसकी जो एमसीक्यू सीरीज है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।